तो हम देखते हैं 9/11 के अटैक के बाद जो होता है, इस फॉरेन पॉलिसी जो है वो चेंज कर देता है। 9/11 का जब अटैक होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो अमेरिका को ये फेवर करता है, ये अमेरिका के साथ जो है फेवर करने लग जाता है, उसको प्रायोरिटाइज करने लग जाता है। इसकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, वहां पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं 16 नवंबर 1999 में, जो नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो नैब जो है बनती है, स्टैब्लिश होती है। उसके बाद एक आगरा कॉन्फ्रेंस होती है 14 से लेके 16 जुलाई 2001 में। 14 जुलाई टू 6 जुलाई, 16 जुलाई 2001 में जो है आगरा कॉन्फ्रेंस होती है। और HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो 11 सितंबर 2002 में बनता है। हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो 11 सितंबर 2002 में बनता है। और हम बात करें नादरा के इदारे की, तो नादरा जो है वो 10 मार्च 2000 में स्टैब्लिश होता है। नादरा जो है वो 10 मार्च 2000 में स्टैब्लिश होता है। हमने कल भी बात की थी 17th अमेंडमेंट की। हमारा ये जो आर्टिकल 58(2)(b) है, ये कब से चलता आ रहा है। कोई आता है इसको जो है वो खत्म कर देता है, कोई आता है इसको दोबारा ले आता है अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें क्या होता है, 17th अमेंडमेंट के थ्रू जो आर्टिकल 58(2)(b) है, जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है, उसके पास पावर होती है कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर दे, ये रिटर्न, ये वापस ले आता है उस आर्टिकल को। 17th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 58(2)(b), जो बहुत ही फेमस आर्टिकल है, उसको वापस ले आता है। और चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया, 9/11 के अटैक के बाद फॉरेन पॉलिसी जो है चेंज हो जाती है थोड़ी, और वॉर ऑन टेरर जो है वो चल रही होती है, उसमें जो है ये फेवर करता है अमेरिका को। फिर ये अपनी एक अलहदा जो है पॉलिटिकल पार्टी काफ लीग के नाम से बना लेता है, ताकि इलेक्शन में इसको जो है वो एज मिल सके। GMS, व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो वार ऑफ टेरर है, ये कौन सी वार थी? अगर आप अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बता दें। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने एक वार का पहले तो सेपरेटली अलहदा से एक डोमेन रखी हुई है, पोर्शन रखा हुआ है, जिसमें हम सारी वार का डिस्कस करेंगे, चाहे अफगानिस्तान वॉर है, चाहे वॉर ऑन टेरर है, चाहे कोल्ड वॉर है। ठीक है, तो ये वॉर ऑन टेरर वो है जो कि तालिबान वाली, ये जो अफगानिस्तान में लड़ी जा रही थी। US जो है, मैम, क्योंकि यस, यूएसएसआर और अफगान के दरमियान जो लड़ी जा रही थी। USSR और अफगानिस्तान की वॉर तो बच्चे पहले ही खत्म हो गई है ना। तालिबान, जब USSR जो है वो 15 स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है, USSR के 15 ओके हिस्से मैम। हो जाते हैं, रशिया अलहदा हो जाता है, रशिया बन जाता है, USSR से रशिया बन जाता है। वॉर ऑन टेरर वो वाली वॉर है जो कि अफगानिस्तान में लड़ी जा रही है। मतलब US वाले जो हैं वो समझते हैं कि उसामा बिन लादेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसने जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया है। ठीक है, तो वो उस सिलसिले में जो है उसको इल्जाम ठहराते हुए कि ये है इसका मुजरिम। उसके बाद जो है वो तालिबान पे और वहां के अफगानिस्तान के लोगों पे, वहां पे प्रॉपर तालिबान को जो है वो, पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता है, पाकिस्तान को भी US और पाकिस्तान एक तरफ होते हैं। पाकिस्तान यहाँ से लोग देता है, US लोग इकट्ठे करके देता है, अफवाज और दूसरे लोग। वहां पे US वाले जो है, USSR US यानी अमेरिका वाले जो है वो कुछ पैसे लगा के फंडिंग करके जो है वो जो हमारे सो कॉल्ड तालिबान है उनको ट्रेनिंग्स वगैरह देता है। तो ये वो वाली वॉर ऑन टेरर है। ओके मैम, समझ लग गई। जी। उसके बाद फिर तालिबान हुकूमत करते हैं, US हुकूमत करता है कितनी देर। फिर अभी जब आके तालिबान का जो है, तालिबान आ जाते हैं, US को निकाल देते हैं। ठीक है, और वो टेक ओवर कर लेते हैं तालिबान। तो ये तालिबान 2.0.2 आपने टर्म सुनी होगी, ये तालिबान का सेकंड इरा है। पहले भी तालिबान यहाँ पे रह चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं लाल मस्जिद ऑपरेशन की। लाल मस्जिद ऑपरेशन जो है वो इस्लामाबाद में होता है 3 जुलाई
2007 से लेके 11 जुलाई 2007 तक ये एक ऑपरेशन रहता है इस्लामाबाद की, एक लाल मस्जिद होती है वहां पे। उसके बाद इसको एक और चीज का ये कहा जाता है कि मॉडर्न पॉलिसीज, लिबरलिज्म जो है, ये इस हवाले से इसको एक कहा जाता है कि बहुत आजाद ख्याल है, बहुत जो है फहाशी टाइप फैलाता है, बहुत ज्यादा लिबरल माहौल का है, लिबरल माइंड का है। तो इसमें जो है इसको ये कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं असैसिनेशन ऑफ भुट्टो की। भुट्टो जो है, इलेक्शन कैंपेन जो है वो चल रही होती है, और उसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो होता है भुट्टो की असैसिनेशन हो जाती है। इलेक्शन जो 2008 के होते हैं उसमें पीपीपी की गवर्नमेंट बनती है, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी का इरा आ जाता है 2008 से लेके 2013 तक का। 2008 से लेके 2013 तक का इरा, ये वो इरा है जो कि पीपीपी का इरा है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हैपनिंग या डेवलपमेंट आप कह लें वो ये होती है कि आसिफ अली सॉरी 18th अमेंडमेंट जो है इसमें वो पास होती है। 18th अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट है जो कि बच्चे 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को, 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर कर देती है। जी इकरा आपने हैंड रेज किया हुआ है, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, तो 18th अमेंडमेंट जो है वो अमेंडमेंट है जो कि पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑल्टर कर देती है। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाती है, प्रोविंसेस को बहुत से सब्जेक्ट्स में आज़ादी दे दी जाती है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो खुद करें। जिस तरह जो है एजुकेशन हो गई, हमने देखा कि जब कोविड था, कोविड में सिंध जो है वो कोई और पॉलिसीज बना रहा है, पंजाब जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से कोई और पॉलिसीज बना रहा है। सो ये सब कुछ जो था वो उसी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की वजह से था जो कि 18th अमेंडमेंट में दी गई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी टाइम ड्यूरेशन में यूसुफ रजा गिलानी जो था वो प्राइम मिनिस्टर था, और आसिफ अली जरदारी जो था ही वाज द प्रेसिडेंट। आसिफ अली जरदारी वाज द प्रेसिडेंट एंड यूसुफ रजा गिलानी वाज द प्राइम मिनिस्टर। आसिफ अली जरदारी के दौर में ही इम्पीचमेंट होती है मुशर्रफ की। इम्पीचमेंट का किसको पता है? मुझे कौन बताएगा इम्पीचमेंट क्या होता है? व्हाट इज इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट का मुझे कौन बताएगा? व्हाट इज इम्पीचमेंट? जी मुदस्सिर आप मुझे बताएं। मुदस्सिर, किसी को भी नहीं पता इम्पीचमेंट का क्या होता है? जैनब, मैम डू यू किसी हैव? पे इल्जाम इल्जाम लगाना किसी पे। इल्जाम लगाना किस सेंस में? इम्पीचमेंट इज a legal or constitutional procedure where which president is held questionable। और कौन बताएगा? सामिया, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इम्पीचमेंट? सामिया, ओके लेट मी टेल यू व्हाट इज इम्पीचमेंट। मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली इम्पीचमेंट। थोड़ा सा आपका रेलिवेंट है आंसर, है ना। इम्पीचमेंट बच्चे इसको उर्दू में कहते हैं मवाखजा। उर्दू में इसको कहते हैं मवाखजा। ये वो होता है कि जब आपने किसी गवर्नमेंट, किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी प्रेसिडेंट को या किसी भी पार्लियामेंटेरियन को अगर क्वेश्चनेबल करना है पूरे पार्लियामेंट में या लोगों के सामने, लोगों के सामने तो नहीं, ज्यादा पार्लियामेंट में ही होता है, तो ये इम्पीचमेंट कराई जाती है, जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कहते हैं दूसरे लफ्जों में, ठीक है। तो ये वो इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट के थ्रू जो है मुशर्रफ को हटा दिया जाता है। और 18th अमेंडमेंट आ जाती है। 18th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, ये नेशनल असेंबली से 8 अप्रैल 2010 में पास होती है। The 18th constitutional amendment was presented and passed by the National Assembly on 8th April 2010।
किसी भी अमेंडमेंट को या किसी भी लॉ को पास करवाने का तरीकाकार क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको समझ लगेगी कि ये इस तरह से अमेंडमेंट का क्यों लिखा हुआ है कि पहले नेशनल असेंबली है, बाद में सेनेट है, बाद में प्रेसिडेंट के एसेंट है। तो ये वैसे मैंने कल आपको बता भी दिया था, लेकिन मैं आज आपको दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले जो है नेशनल असेंबली भी प्रेजेंट की जाती है। नेशनल असेंबली की 2/3 मेजोरिटी का उसको पास करना जरूरी है, कोई भी आप अमेंडमेंट कर रहे हो तो। नेशनल असेंबली से ये पास हो जाती है 8 अप्रैल 2010 में। उसके बाद सेनेट में प्रेजेंट की जाती है, और सेनेट में 15 अप्रैल 2010 में जो है वो वहां से भी इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, यानी वहां से भी पास हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, जब नेशनल असेंबली से उसके बाद सेनेट से पास हो जाती है, उसके बाद प्रेसिडेंट के एसेंट जब तक नहीं होंगे वो अमेंडमेंट नहीं होगी अप्रूव। 1 माह के अंदर अंदर उसके ऊपर प्रेसिडेंट के एसेंट होना जरूरी है। अगर हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो 1 माह के बाद ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद बन जाएगी, अमेंडमेंट हो जाएगी। तो 19 अप्रैल 2010 में जो प्रेसिडेंट के एसेंट मिले, और ये 18th अमेंडमेंट जो थी वो पास हो गई प्रॉपर तरीके से, एक लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू। उसके बाद इसी के दौर में जो है नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च करता है, जहां से लॉन्ग मार्च की तारीख का आगाज होता है। 15 मार्च 2009 में जो है नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टर्म ऑफ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की थर्ड टर्म आ जाती है, उनका तीसरा दौरे हुकूमत आ जाता है, जो कि 2013 से लेके 2018 तक रहता है। 2013 के इलेक्शंस होते हैं। 2013 के इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद पीटीआई जो है ऑपोजिशन पार्टी होती है उस टाइम की सबसे बड़ी, वो लॉन्ग मार्च करती है। ऑब्वियसली हर ऑपोजिशन पार्टी के पास जो है ये राइट होता है कि वो जो है मार्च करे या जो है किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन जो है वो ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन है। 15 जून 2014 को एक ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन जो होता है वो पाकिस्तान की फौज की जानिब से ऑपरेशन जो है वो रखा जाता है, वो शुरू किया जाता है, ताकि टेररिज्म को जो है उसका खात्मा किया जा सके। जो पाकिस्तान में एक लेयर ऑफ टेररिज्म होती है, या उसकी हर जगह जो है दहशत गर्दी होती है, उसकी जो एक चल रही है वो कब से, उसको खत्म किया जा सके। कल मैंने आपको बताया था, जब मैंने फॉल ऑफ ढाका आपको बताया था, कब हुआ था फॉल ऑफ ढाका? फॉल ऑफ ढाका जो था मैम वो कब हुआ था? 16 दिसंबर। कितने दिसंबर? 16 दिसंबर 1971। ठीक है, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक्सेप्ट कब किया था, रिकॉग्नाइज कब किया था? मैम नहीं पता। किसी को भी नहीं पता? When did Pakistan recognize Bangladesh? मैम आई थिंक इन 1974। जी, 71 में जो था वो फॉल ऑफ ढाका हुआ, और 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया। 16 दिसंबर 2014 में जो था एपीएस अटैक हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, और वहां पे मोर देन 150 स्टूडेंट्स जो थे, और स्टूडेंट्स और उनके साथ टीचर्स और प्रिंसिपल जो थे, दे लॉस्ट देयर लाइफ। 24 दिसंबर, जिसका माइक भी अनम्यूट है म्यूट कर दीजिए काइंडली अपने अपने माइक्स, आवाज आ रही है मुझे। 22 फरवरी 1974 को। 24 दिसंबर 2014 में जो है 20 पॉइंट्स नेशनल एक्शन प्लान आता है। 24 दिसंबर 2014 में 20 पॉइंट्स नेशनल एक्शन प्लान आता है। और सी पैक की अगर हम बात करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, इसकी एब्रीविएशन भी लिख लीजिए, अक्सर आ जाया करती है तो बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ लोगों को स्टिल नहीं पता होती। तो सी पैक का जो प्रोजेक्ट है या जो इनिशियल है, ये स्टार्ट हुआ 20 अप्रैल 2015 से। 20 अप्रैल 2015 से जो था वो सी पैक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुआ। उसके बाद पनामा लीक्स का मसला जो है वो खड़ा हो जाता है, और नवाज शरीफ को कहा जाता है कि अपने वो एसेट्स हैं जितने भी
उनको जो है दिखाएं कौन कौन से है, कोर्ट में पेश करें, वो जो है नहीं कर पाते, और रिजल्टेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिसमिस हो जाते हैं। उसके बाद शाहिद खान अब्बासी जो है वो न्यू पीएम, एज अ पाकिस्तान के न्यू पीएम आ जाते हैं। और 2018 में नए इलेक्शंस हो जाते हैं। मई 2018 में न्यू इलेक्शंस हो जाते हैं। इलेक्शंस के बाद क्या होता है, इमरान खान की गवर्नमेंट आती है, 2018 में इसकी गवर्नमेंट आती है। 10 अप्रैल 2022 में इसकी गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाती है या कर दी जाती है। 10 अप्रैल 2022 वो दिन है जब रात के टाइम अदालत खुलती है और फैसला आता है, और आपके जो हैं प्राइम मिनिस्टर, वो पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू जिनको हटा दिया जाता है। इनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया। इसके अलावा भी बहुत से इनके अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं। एहसास प्रोग्राम की अगर हम बात करें, वो इनका अच्छा इनिशिएटिव है। और भी इनके दौर में काफी अच्छी अगर हम बात करें चीजों की, तो इन्होंने जो था एक एहसास प्रोग्राम कन्वर्ट हुआ है किससे, बेनजीर इनकम सपोर्ट से। अब कोई भी गवर्नमेंट जो है जब वो आती है, वो भी कोई भी डेवलपमेंट करती है, कोई भी इवेंट्स होते हैं, वो उस चीज को अपनी गवर्नमेंट या अपने ऑफिशियल लीडर के नाम से स्टार्ट करती है। तो इन्होंने इस चीज का खात्मा करने के लिए इन्होंने उस प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम का नाम दिया कि किसी भी लीडर के नाम से नहीं होगा, ये आप जो है प्रॉपर इसको, जो भी प्रोग्राम है उससे रिलेटेड इसका हम नाम रखते हैं। उसके बाद जी अवैस, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट में क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स आए थे, तो इसके रिलेटेड कुछ बता दें कि ये क्या थे। क्लीन एंड ग्रीन बचे, पोल्यूशन जो है हमारे पाकिस्तान में कितनी, अभी भी लाहौर में आर्टिफिशियल रेन जो है कल परसों इन्होंने की है। तो क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव यही था कि कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन हो गए, उनका जो आप इस्तेमाल है कम करें, और ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट्रेशन करें। ठीक है, स्विच करें अपने घर की चीजों को भी, और स्टार्ट, मतलब इंडिविजुअल से स्टार्ट लें। ज्यादा से ज्यादा जो है वो ग्रीनरी हर जगह, बिलियन ट्री सोनामी जो था वो भी एक इनका प्रोजेक्ट था। उसके तहत इन्होंने ये कहा था कि हर जगह जो दरख्त हैं वो ज्यादा से ज्यादा उगाएं। बिलियन ट्री इनिशिएटिव, बिलियन ट्री सोनामी की तरह था। एग्जैक्टली exactly। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की, जिसके बारे में भी अक्सर आ जाया करती हैं चीजें। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो इनको आप जो है वो साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। मिस्टर अमीरुद्दीन कुदवानी जो है, उन्होंने पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग जो है वो डिजाइन किया था। मिस्टर अमीरुद्दीन कुदवानी डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। मिस्टर अमीरुद्दीन कुदवानी डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। फ्लैग को जो अडॉप्ट था वो कब किया गया? फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 11 अगस्त 1947। फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 11 अगस्त 1947। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान की, तो उसके लिरिक्स जो थे वो किसने कंपोज किए? वो अहमद गुलाम चागला ने किए। अहमद गुलाम अली चागला ने किए उसके लिरिक्स कंपोज नेशनल एंथम के। और कब किए? 21 अगस्त 1947। 21 अगस्त 1947 को अहमद गुलाम अली चागला ने नेशनल एंथम के लिरिक्स को कंपोज किया। Moving towards the national anthem of Pakistan, who wrote it? So Hafiz Jalandhari was a person who wrote national anthem of Pakistan in 1952. Hafiz Jalandhari wrote national anthem in 1952. नेशनल एंथम की मजीद थोड़ी डिटेल्स में जाते हैं कि इसको अडॉप्ट कब किया गया। इसको अडॉप्ट भी 1952 में ही किया गया। इसके अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 80 सेकेंड्स
का है। जो नेशनल एंथम का ड्यूरेशन है वो 80 सेकेंड्स का है। इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड्स ऑफ नेशनल एंथम तो इसमें टोटल 49 वर्ड्स हैं। देयर आर 49 वर्ड्स इन नेशनल एंथम। और लैंग्वेज की बात करें तो ये पर्शियन में लिखा हुआ है। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। सारे का सारा जो है ये पर्शियन में लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ एक लफ्ज जो है वो उर्दू का है और वो लफ्ज है का। कौन मुझे बताएगा कहाँ पे आता है का? का कहाँ पे मैं आता है? मैं पाक सरजमीन का निजाम। का निजाम। आपको नेशनल एंथम भी आता है या नहीं? मैं बहुत अरसा हो गया अभी नहीं पढ़ा तो भूल गया है। आप में से किसी ने मुझे लगता है नेशनल एंथम की ट्रांसलेशन भी नहीं पढ़ी होगी। चलो ये आज आप लोगों का आज का टास्क है। नेशनल एंथम पूरे का पूरा याद करना है विद ट्रांसलेशन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेसर मोहम्मद अनवर suggested the standard time of Pakistan. Professor Muhammad Anwar suggested the standard time of Pakistan. Professor Muhammad Anwar suggested the standard time of Pakistan. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। ये स्टैब्लिश हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये स्टैब्लिश हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। और पाकिस्तान इसका मेंबर जो था वो 30 सितंबर 1947 में बना था। पाकिस्तान इसका मेंबर 30 सितंबर 1947 में बना था। वैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशंस को एक अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। हम तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सेपरेटली पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सार्क हो गई, एससीओ हो गई, G7, G20, सबके सब ऑर्गेनाइजेशंस जो है हम सेपरेटली पढ़ेंगे। जिसमें यूएनओ भी होगी, यूएनओ के जितने सारे आगे पार्ट्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे, उनके सब डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हल्का सा टच दे रही हूँ आपको, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 9 साल बाद बना था। 1947 में पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस होती है और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? बताएं बताएं। मैम 1956। 56 में तो कितने साल हो गए ना 9 साल। नो तो 9 साल 9 बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जबकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उनका 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था पहला। हालांकि उनकी भी हमारे साथ ही आजादी हुई है ना। तो उनका 1949 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। मूविंग टुवर्ड्स द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कैपिटल था वो कराची था पहले। 1916 में 60 में इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ है। पहले जो था वो कराची था और 1960 में जो है वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ है। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट मार्शल लॉ ऑफ पाकिस्तान। वैसे मैंने आपको कल की हिस्ट्री में ये बता दिया हुआ है, तो फिर रिवीजन के लिए आप पढ़ लें कि 7 अक्टूबर 1958 को फर्स्ट मार्शल लॉ लगा था पाकिस्तान में। और लगाया किसने था? सिकंदर मिर्जा ने। बच्चे बोल पड़ा करें, जब मैं पूछती हूँ इसका मतलब है मैं पूछ रही हूँ एंड यू विल हैव टू टेल मी। हम टोटल सीट्स की बात करते हैं। सेनेट में थी पहले 100 सीट्स। अब जो है उसमें 96 सीट्स हो गई हैं। ये मुझे कोई बताएगा कि सेनेट की सीट्स जो है वो 100 से 96 क्यों हो गई हैं? किसी को आइडिया है? जी कौन बता रहा है?
सैनब को तो मैम फिर अब भी तो 104 नहीं हो गई सीट्स। जी। अब तो 104 नहीं हो गई सेनेट की। जी आप फाटा क्या का केपी के होने की वजह से वो सीट्स कम हो गई हैं। वो पहले फाटा की ट्राइबल एरिया की अलग थी ना सीट्स, हम्म। तो अब वो केपी के में मर्ज हो गया, तो उसकी सीट्स कम, उसकी वजह से सीट्स कम हो गई। ठीक है ठीक है, मर्ज कब हुआ और एम कौन आई सी राइट? गवर्नमेंट के बाद? 10th अमेंडमेंट में शायद मर्ज हुआ। नहीं नहीं, नहीं, 25th अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट थी। 25th अमेंडमेंट में मर्ज हुआ। जी जी, 25th हाँ जी। मैम अमेंडमेंट। 2010 में। हाँ, 2010 है और अमेंडमेंट 25th है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 25th अमेंडमेंट के थ्रू जो है मैम लेकिन फाटा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज जो थे, वो एरियाज मर्ज कर दिए गए केपीके में। वो एरियाज जब मर्ज कर दिए गए केपीके में, तो वो सीट्स भी उनको वहीं से दे दी गई कि जो केपीके में सीट्स हैं उन्हीं के थ्रू लेंगे, उनमें से उनको डिवीजन मिलेगी। जी अब ऐस बताएं, मुझे क्या सवाल है आपका? मैम मैंने पढ़ा है कि जो सेनेट की सीट है ना वो 104 हो गई हैं, लेकिन इधर तो 4 कम बता रहे हैं। मतलब कहाँ पे उन्होंने पढ़ा है जब आपने? पीपल, मैम एक जगह पे पढ़ा था किसी बुक में, अब याद नहीं आ रहा। मैं मजीद मतलब गूगल पे सर्च करूंगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा। बच्चे इसका ना आपको सेनेट का तो पता है ना कि 6 जो मेंबर्स हैं वो 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, या नहीं पता? जो सेनेट के सेनेट मेंबर्स थे इलेक्शन ना, 3 साल बाद होते हैं। सेनेट के जो मेंबर्स थे बच्चे, वो हम्म। 21 की अगर हम बात करें तो वो 104 से 100 तक आ गए थे, ठीक है। और उसके बाद 2024 में अब क्या होगा, वो 96 पे आ जाएंगे, ये अमेंडमेंट के थ्रू। चूंकि फाटा जो है वो मर्ज हो चुके हैं, और उसके मेंबर्स जो हैं वो चूंकि इलेक्टेड ही हैं पहले से ही, तो वो 2024 तक तो सर्व करेंगे ना। समझ आ रही है मेरी किसी को या नहीं आ रही? उसके मेंबर्स जो हैं वो ऑलरेडी इलेक्टेड हैं, जिनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2024 तक का है। 2024 में जब वो इलेक्टेड मेंबर्स का टाइम ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और चूंकि हमारी अमेंडमेंट हो चुकी हुई है, उसके थ्रू जो है फाटा मर्ज हो चुका हुआ है केपीके में, तो उसकी सीट जो है वो रिड्यूस होके वापस 96 पे आ जाएंगी। करंटली जो है वो 100 है, 2021 में थी वो 104 थी। अब समझ आई है या नहीं? उसके बाद हम बात करते हैं, टोटल सीट सेनेट की हो गई। नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स की बात करें तो ये 342 थी, और 25th अमेंडमेंट के बाद ये 336। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट कहलाता है, और हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का हेड होता है, रियासत का हेड होता है। और बाकी जितने एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर होते हैं उनका हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क को चला रहा होता है। प्रेसिडेंट तो सिर्फ बराए नाम होता है पाकिस्तान में, सिर्फ उसके जो है सिर्फ एक सिग्नेचर चाहिए होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बलूचिस्तान की। 1970 में बलूचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस दिया गया था। In 1970, Balochistan was given the status of province. 1970 में बलूचिस्तान was given the status of province, और पाकिस्तान ने गवादर जो था 1954 में खरीदा था ओमान से।
पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्रॉम ओमान इन 1954 और कितने पैसों में खरीदा था वो? $3 मिलियन में। $3 मिलियन में पाकिस्तान ने ओमान जो था, गवादर जो था वो ओमान से खरीदा था। गवादर जो था पाकिस्तान का हिस्सा 1958 में बना। 54 में खरीद तो लिया था, लेकिन पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो 1958 में बना था। बात करते हैं पाकिस्तान स्टील मिल की, तो पाकिस्तान स्टील मिल जो थी वो 1973 में स्टैब्लिश हुई थी। वी आर आउट ऑफ टाइम, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आपको पता है आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा रीजॉइन द लिंक, ठीक है। पाकिस्तान स्टील मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1973 और जुल्फिकार अली भुट्टो वो बंदा था जिसने पहला आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था। जुल्फिकार अली भुट्टो was the person who introduced first identity card in the country. 1974 की बात करते हैं। 1974 वो साल था जब जो था हुंजा पाकिस्तान का हिस्सा बना और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज भी किया। 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज, ओके 1974 में जो है वो बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करता है। और उसके बाद जो वेदेड डालोके है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, फैसल मस्जिद, तारीखी मस्जिद भी है, उसको जो है वो बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, जो कि एक टर्किश आर्टिस्ट है। ही वाज द टर्किश आर्टिस्ट। और जो कंस्ट्रक्शन है फैसल मॉस्क की वो होती है 1978 से लेके 1986 तक। 1978 से लेके 1986 तक। इट टुक 8 years। इट टुक 8 years। और जो पहली नमाज अदा होती है वहां पे वो 1988 में होती है, यानी कंस्ट्रक्शन के ठीक 2 साल बाद। कंस्ट्रक्शन के ठीक 2 साल बाद जो है वहां पे पहली नमाज अदा हो जाती है। मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मुझे इसका इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ सा कौन देगा कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन सा आइन पाकिस्तान ने इख्तियार किया या किस पे चलता रहा पाकिस्तान, क्योंकि तब तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। 1947 में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो पाकिस्तान किस चीज को फॉलो करता रहा, किस चीज के लेके चलता रहा? बिल्कुल इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, उसके वो कब तक उसको फॉलो करता रहा? जब तक हमारा नया आइन नहीं बन गया तब तक। यानी 1956 तक उसी एक्ट को फॉलो करता रहा। यही हो सकता है। ओके, और मुझे कौन बताएगा जैनब? वैसे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया या कर लिया हुआ है? कर लिया होगा, ठीक है। जी जैनब बताएं आप मुझे। कब तक फॉलो किया गया 1935 का एक्ट 1956 तक? अच्छा, अवैस आप बताएं। मैम आई थिंक वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तक ही फॉलो किया होगा, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके, जो क्योंकि आपने कल बताया था कि पाकिस्तान का, जी 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 जी, पाकिस्तान शुक्र को है जो है किसी बच्चे इस्लामिक को क्लास याद है। थे। ठीक है। 1947 में जब पाकिस्तान जो है आजाद हो जाता है, तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके इनिशियल तौर पे उसी को फॉलो किया जाता है। 1949 में जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ जाते हैं, मैंने कल आपको पढ़ा दिया था फिर भी आप लोगों को नहीं पता। 1949 में जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और जो भी इस मुल्क का कानून बनेगा वो किसके मुताबिक बनेगा? कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग बनेगा। फिर 1949 से उसको फॉलो किया जाने लगता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मुल्क चलने लगता है, जिसमें कहा जाता है कि डेमोक्रेसी होगी, लोगों की हुकूमत होगी, ठीक है। और तमाम लोगों को उनके राइट्स दिए जाएंगे, माइनॉरिटीज को राइट्स दिए जाएंगे, खवातीन को उनके हकूक दिए जाएंगे,
तो ये सब 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में होता है। 1949 के बाद जो पाकिस्तान का पहला ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो 1956 में ही बनता है, लेकिन 1949 से लेके 1956 तक ऐसा नहीं है कि उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो था वो फॉलो किया जाता रहा। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे वो इसलिए बनाए गए थे कि हम एक बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हमें अपना एक मुस्लिम वाला जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना है ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया 1949 में बना था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थे वो प्रेजेंट किए गए असेंबली में 7 मार्च 1949 को। लियाकत अली खान ने असेंबली में प्रेजेंट किए और ये पास हुए 12 मार्च 1949 में। प्रेजेंटेड इन द असेंबली ऑन 7 मार्च 1949 और जो पास हुए वो 12 मार्च 1949 को पास हुए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बात करते हैं चौधरी मोहम्मद अली की। चौधरी मोहम्मद अली वो बंदा है जिन्होंने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ड्राफ्ट किया। चौधरी मोहम्मद अली was the person who drafted the constitution of 1956। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होते हैं ना तो कॉन्ट्रडिक्शन होती है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की। चूंकि उस टाइम पे बांग्लादेश जो अब का बांग्लादेश है उस टाइम का वेस्ट पाकिस्तान होता है, तो इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन होती है। ईस्ट और वेस्ट के दरमियान दोनों के ग्रीवियंसेस होते हैं। जो ईस्ट वाला है ऑब्वियसली उसको तो सारा कुछ मिल रहा होता है, एक प्रॉपर तरीके से वहां पे सब चल रहा होता है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को उस तरह से सब कुछ नहीं दिया जा रहा होता, उस तरह से प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा होता जिस तरह से आज बलूचिस्तान निगलेक्टेड है। उस टाइम पे जो था वो वेस्ट पाकिस्तान था। साथ में बलूचिस्तान की तो सारी बाउंड्रीज पाकिस्तान से मिलती है ना, लेकिन वहां पे वेस्ट पाकिस्तान में क्या था, उसकी बाउंड्रीज भी नहीं मिलती थी। 3-3 दिन बाद कोई यहाँ की खबर वहां जाके पहुंचती थी कि ये हो गया तो वो हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह भी। उसके अलावा उनके कुछ लैंग्वेज के भी ग्रीवियंसेस थे। तो क्या होता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनती है। बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनाई जाती है, 3 कमेटियां बनती हैं और तीनों के तीनों जो हैं वो फेल हो जाती हैं। उसके बाद 4th कमेटी बनती है और जो है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है 4th कमेटी बनने के बाद। 4th कमेटी जो बनती है वो थोड़ी सक्सेसफुल होती है और उस 4th कमेटी के बाद 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया जाता है और उसको ड्राफ्ट कौन करता है, चौधरी मोहम्मद अली। फिर पाकिस्तान के फर्स्ट अनइलेक्टेड गवर्नर जनरल जो होते हैं वो सिकंदर मिर्जा थे। सिकंदर मिर्जा वाज द फर्स्ट अनइलेक्टेड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। बात करें 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की तो शहाबुद्दीन जो है वो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। शहाबुद्दीन ड्राफ्टेड द 96th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या होता है, मार्शल लॉ फिर लगता है जो मैंने कल आपको हिस्ट्री बता दी थी, और 1972 में एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। 1972 में क्या होता है, एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है और हफीज पीरजादा जो होते हैं वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। हफीज पीरजादा जो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। फाइनली 1963 का 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और चूंकि पहले 2 आयन जो है वो बनाए गए होते हैं और वो तोड़ दिए जाते हैं। 1973 के आयन में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दी जाती है कि वो बंदा जो कानून तोड़ेगा, यानी पाकिस्तान का आयन जो है वो तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उस पर संगीन गद्दारी के केस में मुकदमा चलाया जाएगा और फिर एट द एंड पे उसको हैंग कर दिया जाएगा। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात जो है लिख दी जाती है। बात करते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स की, तो इसमें जो है वो टोटल 26th अमेंडमेंट हो चुकी है अब तक। टोटल जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 26th अमेंडमेंट हो चुकी है।
26th amendment has been done so far in the 1973 Constitution. अब चूंकि यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अब तक चल रहा है, 26 अमेंडमेंट्स होने के बाद जब भी जरूरत पड़ती है अमेंडमेंट कर ली जाती है। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के, हम वो डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, आर्टिकल नंबर दे दिया जाता है, बताया जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये आर्टिकल किस हवाले से है या ये आर्टिकल किस चीज को डील करता है, या फिर डिटेल बता दी जाती है और कहा जाता है, पूछा जाता है कि ये डिटेल या ये चीज किस आर्टिकल में बताई गई है या कौन सा आर्टिकल इस चीज को डील करता है। तो उस हवाले से हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ यही आर्टिकल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा भी ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 19 की बात करते हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। जी सलमान, ये आपने देख लिया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 19 डील्स विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 20 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है, मजहबी आजादी होनी चाहिए, कैद करके ना रखो आप किसी को किसी मजहब पे। आर्टिकल 160 जो है वो एनएफसी अवार्ड के बारे में बात करता है। एनएफसी अवार्ड कौन मुझे बताएगा? व्हाट इज एनएफसी? आप लोग कहीं गूगल से नहीं यूज करते जब मैं पूछती हूँ कोई क्वेश्चन? एनएफसी क्या है? इतनी देर बाद मुझे आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो, मुझे तो पूरा पूरा यकीन हो रहा है कि गूगल इस्तेमाल करके मुझे बताते हो। एनएफसी क्या है अवैस? मैम नहीं पता। एनएफसी जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड मामलात को डील करता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई है कि हर सूबे को इतना बजट में से इतना मिलेगा, इस सूबे को पंजाब है तो उसको पॉपुलेशन के लिहाज से इतना मिलेगा, केपीके है तो उसको इतना मिलेगा। वो एक सेपरेट डिवीजन की गई है कि हर सूबे को फाइनेंस का इतना शेयर मिलेगा। ये इस चीज को डील करता है। जो आर्टिकल 168 है वो ऑडिटर जनरल की पावर्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 168 जो है वो ऑडिटर जनरल की पावर्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 172 से 174 जो है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड मसलों को बताता है। आर्टिकल 172 से लेके 174 जो है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों के बारे में बताता है। जो 203A है, 203A वो फेडरल शरीयत कोड के बारे में बताता है। आर्टिकल 203A फेडरल शरीयत कोड के बारे में बताता है। और 204 जो है वो पावर ऑफ कोर्ट के बारे में बताता है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई बंदा अगर उसकी प्रोसीडिंग्स को डिसओबे करता है या नहीं मानता तो कोर्ट हैज अ पावर एंड अथॉरिटी कि उसको पनिश करे। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 228 की, वो इस्लामिक काउंसिल के बारे में बताता है। आर्टिकल 228 इस्लामिक काउंसिल के बारे में बताता है। आर्टिकल 238 tells about the constitutional development. Article 238 talks about the constitutional development. उसके बाद हम बात करते हैं 36 आर्टिकल के बारे में, जो कि माइनॉरिटीज के राइट्स के बारे में बताता है कि माइनॉरिटीज के भी इतने ही राइट्स हैं जितने के मुसलमानों के राइट हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर
जो है इस्लाम के नाम पे आपने स्टेट बना दी है, तो माइनॉरिटीज को राइट्स ही ना दो। आप खुद भी माइनॉरिटी थे सब कॉन्टिनेंट में, तो आपने सेपरेट होमलैंड मांग लिया। तो इसलिए ऐसा नहीं कि माइनॉरिटीज को राइट्स ना दो, माइनॉरिटीज के राइट्स इक्वली हैं जितने के मुस्लिम्स के हैं। आर्टिकल 148 जो है वो लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 184 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, जो कि सो मोटो नोटिस के बारे में बात करता है। आर्टिकल 184 टॉक्स अबाउट सो मोटो नोटिस। आर्टिकल 153 और 54 जो है वो सीसीआई के बारे में बात करता है। सीसीआई इज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सीसीआई इज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। उसके बाद जो है हम बात करें 239 आर्टिकल की, वो बात करता है प्रोविंसेस के बारे में और उनके शेयर वगैरह के बारे में। आर्टिकल 239 टॉक्स अबाउट द प्रोविंसेस, उनके शेयर्स के बारे में। आर्टिकल 251 जो है वो नेशनल लैंग्वेज जो हमारी उर्दू है उसके प्रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 251 जो है वो नेशनल लैंग्वेज उर्दू जो है उसके प्रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 232 जो है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी की बात करता है कि अगर कोई भी सिचुएशन हो जाती है, ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन मुल्क में कोई हंगामी हालात हो जाते हैं, तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो करार दी जा सकती है। समझ आ गई यहां तक? यहां तक कोई मसला है तो मुझे बताएं बच्चा। यहां तक कोई इशू है किसी को? मैम जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 280 आर्टिकल नहीं थे? 282 है। यस मैम, आई थिंक 280 इतनी है। हाँ जी 280 है। तो मैम ये जो आपने बताया ये सबसे मतलब है जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। मैंने सिर्फ जरूरी जरूरी आपको बताया, 280 की 80 बताऊं आपको? अमेंडमेंट्स नहीं आपको नहीं मैम। डिटेल से पढ़ाऊंगी। ओके मैम, 280 तो याद भी नहीं होने। आप लोग ये चीजें याद कर रहे हो साथ साथ या नहीं? यस मैम, मैं थोड़ा बहुत नोट भी कर रहा हूँ रजिस्टर पे, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी साथ साथ ऐड कर रहा हूँ। अच्छी बात है। आप, मेरा सिर्फ ये मकसद है कि जो जो मैं पढ़ा रही होती हूँ वो आप हाथ से साथ साथ लिखते जाओ। हाथ से साथ साथ लिखने का फायदा ये होगा कि चीजें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह तो नोट्स हजारों पड़े हुए हैं बाहर दुकानों पे, हर जगह हजारों नोट्स पड़े हुए हैं, आपको वैसे भी आ जाते होंगे कहीं इधर उधर से दुनिया जहान के नोट्स, लेकिन जब तक आप हाथों से चीज नहीं लिखोगे ना, मैं आपको किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकती। और दूसरा ये कि साथ साथ याद करना सीखें, डेली का डेली याद करें, इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता कि आपको याद ही ना हो सके। स्टेट ऑफ इमरजेंसी की बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हुई, कौन बताएगा मुझे? मैम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में तो 26 अमेंडमेंट्स हुई थी। ठीक है। 26 के 6 अमेंडमेंट्स जो है ना हमने अब डिटेल से पढ़नी है, हर एक एक अमेंडमेंट। और ये मैं आपको खुद बता रही हूँ ताकि आप लिखें साथ साथ।
हाँ जी, बताना स्टार्ट करूं मैं? जिन्होंने कॉपी रजिस्टर पेन वगैरह नहीं पकड़ा उन्होंने पकड़ लिया। चले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। जो पहली अमेंडमेंट हुई थी उसमें जो था रीडिफाइंड बाउंड्रीज। पहली अमेंडमेंट में जो बाउंड्रीज थी उसको रीडिफाइन किया गया था। ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया आज? पढ़ा दूं अमेंडमेंट्स या कल पढ़नी है? हाँ जी बताएं। मैम देख लें, जैसा आपको मैम अच्छा लगे वो पढ़ा दें तो। आज वाला समझ आ गया? ज्यादा तो नहीं हो गया? जैनब। यस मैम, समझ आ गया है। मैम सफिशिएंट फॉर टुडे। अमेंडमेंट्स एक्चुअली 26 है। मैं चाह रही हूँ आप एक ही दिन में सारी की सारी अमेंडमेंट्स पढ़ें। फिर ऐसा है कि आज के लिए इतना ही काफी है। अमेंडमेंट्स जो हैं फिर हम कल कल पढ़ लेंगे। लाइक अगर कोई जो है पढ़ना चाह रहे हैं मैं पढ़ा देती हूँ, मुझे पढ़ाने में मसला नहीं है। अब तो कई माँ पापा हैं, लेक्चर हो गया हमारा। सॉरी मैम, एक्चुअली वो मेरे मेस का टाइम था तो इस वजह से मैं मेस करने चला गया। तो मैंने पहले मीटिंग ज्वाइन की थी तो वो तब मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। मीटिंग तो 5 बजे से स्टार्ट है। ऑल राइट। हमने आज जो है वो पढ़ा है पाकिस्तान के बारे में, आज तक की हिस्ट्री पाकिस्तान की। और उसके बाद जो है पाकिस्तान के हमने पढ़े हैं इम्पोर्टेंट एंड बेसिक इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी बेसिक एज वेल। ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। हमने उनके नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा, नेशनल एंथम के बारे में पढ़ा, किसने डिज़ाइन किया, कब डिज़ाइन हुआ, कब जो था कंपोज हुआ। उसके बाद हमने नेशनल एंथम की थोड़ी मज़ीद डिटेल्स पढ़ी, अडॉप्ट कब हुआ, ड्यूरेशन उसका, टोटल वर्ड्स उनके, लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन थी। उसके बाद हमने यूएनओ वगैरह का पढ़ा, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, वैसे यूएनओ कब इस्टेब्लिश हुई। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। पहले कैपिटल जो था वो पाकिस्तान का कराची था और देन इट शिफ्टेड टू इस्लामाबाद इन 1960। फर्स्ट मार्शल लॉ के बारे में पढ़ा। टोटल सीट्स हमने पढ़ी सेनेट की, पहले कितनी थी अब कितनी है। नेशनल असेंबली की पहले कितनी सीट्स थी अब कितनी सीट्स हैं। 25th अमेंडमेंट के बाद जो था वो कितनी सीट्स हुई। फिर हमने पढ़ा हेड ऑफ स्टेट जो है वो किसे कहते हैं और हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसे कहते हैं। प्रेसिडेंट इज कॉल्ड द हेड ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन वी टॉक्ड अबाउट बलोचिस्तान जो था उसको एक सेपरेट प्रोविंस का स्टेटस जो था उसको कब दिया गया, 1970 में दिया गया था वो स्टेटस उसे। उसके बाद हमने पाकिस्तान स्टील मिल के बारे में पढ़ा। जुल्फिकार अली भुट्टो वो बंदा था जिसने पाकिस्तान में जो आइडेंटिटी कार्ड जो थे वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराए। और इसके बाद जो है हमने ये सारी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी। अभी रह गई हैं अमेंडमेंट्स। और अमेंडमेंट्स फिर हम 26 हैं चूंकि, तो वो मैं चाह रही हूँ कि आप डिटेल में एक ही दिन में सारी करें। तो फिर हम अमेंडमेंट्स जो है वो कल करेंगे। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ दीजिए। अभी तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ दीजिए। सामिया।